नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो कंट्रीब्यूशन के ऊपर पिछले एपिसोड्स में बोल रहे थे कि किस प्रकार की सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन का क्या है, योगदान जिसको कहते हैं, और सही अर्थ में योगदान किसे कहते हैं या अवदान किसको कहा जा सकता है। The perfect and correct use of contribution, what actually it means, वही सर बता रहे हैं आज के एपिसोड में। तो सर आप कंटिन्यू करें, इसको बोलें इस पर। तो हम लोग पिछले एपिसोड में समझने की कोशिश कर रहे थे कि योगदान और अवदान में क्या अंतर है। योगदान या अवदान क्या एक ही चीज है? तो शब्द हम लोग प्राय बोलते रहते हैं कंट्रीब्यूशन। जैसे कुछ लड़के लड़कियों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया और जाकर के सिनेमा हॉल में सिनेमा देख के आया। पहले भी होता था, सब लोगों ने अपना अपना पैसा मिलाया, या सब कहीं पर घूमने चले गए, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, है ना। कहीं घूमने गए, कहीं खाने डिनर में गए हैं, बर्थडे पार्टी हो रही, सबने मिलकर कंट्रीब्यूट किया। इसमें भी कंट्रीब्यूशन होता है। और कंट्रीब्यूशन का एक दूसरा स्तर भी है, जो मैं पिछली बार अपने एक फ्रेंड का नाम लिया था कि ईसी जॉर्ज सुदर्शन, जो टेक्सास में रहते थे और फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। उनसे मेरी 83 और 97 दो ही बार मुलाकात हुई, लेकिन हम लोग बहुत फास्ट फ्रेंड हो गए थे। उस उम्र में काफी बड़े थे। उनका क्वांटम ऑप्टिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन है, और उनका विषय था कि लाइट का क्वांटम बिहेवियर क्या होता है। और उन्होंने बताया था कि जो लाइट का जो स्पीड होता है, जो आइंस्टाइन वगैरह लोगों ने कहा था, उससे भी ज्यादा स्पीड हो सकता है। जाहिर सी बात है कि साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह में होता क्या है, जो साइंटिस्ट ने जो चीज कहा है उसमें आप कुछ ऐड करते हैं, उसके आगे की बात वो कंट्रीब्यूशन है ना। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि उससे ज्यादा किसी की स्पीड नहीं होती लाइट से ज्यादा। तो सुदर्शन ने कहा था उससे ज्यादा स्पीड भी होती है, और इस पर उनका रिसर्च पेपर छपा था। नोबेल प्राइज के लिए नाम गया था 2005 में। इसके लिए भारत में उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला था, जबकि सही अर्थ में दिया। तो उनका नाम दिया गया था कि दूसरे आदमी आ गए, जैसा कि हमारे यहाँ होता है, जब हम लोग कुछ डिस्कवरी करते हैं तो उसका एक आनंद होता है। जब उसका एक हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, तो वहां से पेन शुरू होता है। दूसरा आदमी आ गया, बोला कि ये तो मेरा है, ये आपका नहीं, हमारा है, मेरा और आपका, तमाम तरह से। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, वो वाला ज्यादा रियल है, ये पेनफुल शुरू हो जाता है। और उनका दोनों लोगों का नाम गया नॉमिनेशन में, फिर दूसरे वाले व्यक्ति को मिला, इनको नहीं मिला, और उनका नाम 9 बार गया। बहरहाल ये तो अलग बात है, प्राइज और अवार्ड, लेकिन उनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन शब्द को समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ ऐड करना ही नहीं है, बल्कि हम लोग के सामने अगर ह्यूमैनिटी है, उसमें हम लोग को कोई चीज अंधकार लग रहा है, उसको हटाने की कोशिश करना, वो कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए कि वही पुल बन रहा था लंका तक जाने का, तो गिलहरी का कंट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं, वो भी कुछ इसमें कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। हेल्प किस में कर रहे थे? ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे थे ना, कि वो पुल बन जाएगा तो सब लोग पुल बनाने में लगे हुए, तो मैं भी कुछ करूं, ऐसा गिलहरी ने सोचा। उसी तरीके से पूरी सृष्टि में इसको मेंटेन करने के लिए प्रकृति कुछ कर रही है। हम कैसे जानेंगे कि मेरी भूमिका क्या है कंट्रीब्यूट करना? मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा, मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हो गया क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं सारे प्रोपोजिशंस जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, और मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले में सैलरी ले रही है, कि कंट्रीब्यूशन नहीं। हाँ बिल्कुल, है ना। मैं किसी बिल्कुल सर। विषय के स्कॉलर हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, सब कुछ चुप करा सकता हूँ, मेरे पास तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, ये कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन मैथमेटिक्स में मेरी रुचि है। मेरी निगाह गई कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के समय को लोग नहीं जान पा रहे हैं। समय मैथमेटिक्स का एक एलिमेंट हो जा रहा है, तो उसमें कैसे जाना जाए? अगर हम ये बता सकेंगे, तो लोग ये जान सकेंगे कि भरत मुनि का पीरियड ये है। जी। तब एक एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में कभी हुए 500 का गैप, उसको बिल्कुल फोकस होके
पता चल पाया कि उनका पीरियड ये है, और ये नाट्यशास्त्र से ही पता चला, उसमें मैथमेटिक्स का रोल आया। हम्म। तो मैथमेटिक्स पढ़ के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर नहीं हुए, सैलरी नहीं लिए, प्राइज अवार्ड नहीं लिए, बल्कि मैथमेटिक्स के जरिए हमने ये ढूंढा कि उन्होंने जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज किया है वो किस समय में होता था। क्योंकि जब जब चीजें नहीं आए हैं हमारे यहाँ, सेंटीमीटर मिलीमीटर आदि, या आर्यभट्ट का समय नहीं शुरू हुआ है, जब गज फुट इंच नहीं हुआ था, जब कोस वगैरह भी नहीं बोला जाता था इतने कोस की दूरी पर, तब उन्होंने जिन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का नाम नाट्यशास्त्र में लिखा है, अगर वो पता चल जाए कि ये किस समय ऐसा यूज होता था, तो उसी वक्त में भरत मुनि हुए, पता चल जाएगा। तो उन्होंने जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लिखे हैं सेकंड चैप्टर में, वो है हस्त, यानी हाथ से नापना, हस्त, दंड, जौ, जू, लीक, बाल, ये सब शब्द यूज कर, है ना, उसे मीटर सेंटीमीटर नहीं आया। तो मैंने ढूंढना शुरू किया। एक वैदिक पीरियड तो है जहाँ पर रस्सी से मापन होता था। फिर पता चला कि रस्सी को उस वक्त में शुल्ब बोलते थे, शुल्ब सूत्रों का पता चला। और शुल्ब सूत्र को हमारे यहाँ कात्यायन शुल्ब सूत्र के रूप में किताब मौजूद है, और आदि आदि कई लोग कमेंट्रीज मौजूद है। तो ये शुल्ब सूत्रों का भी पता चला। और फिर एक और नई चीज पता चली, इससे तो पता चल गया कि भरत मुनि किस पीरियड में हुए, और वो 5th सेंचुरी बीसी। लेकिन उसमें एक और चीज पता चली, वो ये, मैं ऑटोबायोग्राफिकली सारे आंसर्स इसके दे रहा हूँ ताकि मैं अपने अनुभव से बता सकूं कि अवदान क्या होता है। तो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर ना बन के मैथमेटिक्स की सहायता से ही भरत मुनि का पीरियड पता चला, शुल्ब सूत्र का पता चला, और क्या पता चला, वो ये कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री पहले है, फिर अरिथमेटिक और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस बाद में। ज्योमेट्री पहले, जो वर्ल्ड को ये बताया गया है अब तक मानव सभ्यताओं में कि ग्रीस ने पूरे वर्ल्ड को ज्योमेट्री दिया है, और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को ग्रामर दिया है। पाणिनि का व्याकरण पृथ्वी का पहला व्याकरण है, और जो पाइथागोरस यूक्लिडियन ज्योमेट्री है वो विश्व की पहली ज्योमेट्री है। लेकिन भरत मुनि के समय को कोसते हुए उनके बताए हुए मैथमेटिक्स से जब हम पीछे जाने लगे और शुल्ब शुल्ब सूत्र में पहुंचे, तो पता चला कि जिस तरीके से ज्योमेट्री की रूपरेखा बनी है, ज्योमेट्री डिस्कवर हुआ है ग्रीस में, हमारे यहाँ की ज्योमेट्री उस ढंग से डिस्कवरी नहीं हुई। मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ। जिन लोग की, एक तो वो लोग होते हैं जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो मैथमेटिक्स समझ सकते हैं लेकिन उनके भीतर एक एवर्शन होता है, डर होता है कि जी। भाई मैथमेटिक्स की बात मत करो, भाई संस्कृत की बात मत करो। उनके लिए भी सरल करके बता रहे हैं। जैसे एक पॉइंट होता है, और कई पॉइंट्स को अगर हम मिला देते एक सीधी रेखा बनती है, ऐसे कई रेखाओं को अगर अलग अलग कोण पे लगाते हैं तो ट्रायंगल या कोण बनता है। सिंपल चीज है। हम्म। और एक लाइन पैरेलल लाइन होती है, ये भी हम लोग जानते हैं, सिंपल ज्योमेट्री। बिंदु, रेखा, त्रिभुज, कोण, समानांतर रेखा, एक लाइन दूसरे लाइन को काटता है, उसको टेंजेंट बोलते हैं। वो और आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो पॉइंट आया, और पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन ड्रॉ और जो ट्रायंगल बना, ये इस तरह से भारत में ज्योमेट्री बनी ही नहीं। तो लोग ये अनुमान भी लगाना चाहे अगर कि हम लोग ग्रीस से ये लिए हैं, ग्रीस के लोगों ने भारत से लिए हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जो मेरे सामने घटित हुआ साधारण, वो ये कि वहां पर तो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है त्रिभुज, 3 कोणों के कारण। हमारे जो ज्योमेट्री की बनी वो बिंदु, रेखा, ट्रायंगल आया ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे ज्योमेट्री की। हमारे यहाँ ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। यज्ञ जो कर, यज्ञ वेद के समय से आ रहा है। वेद का 2 ही पार्ट है, एक संहिता पोर्शन है, मंत्र पोर्शन है, जिसमें एक फिलोसॉफिकल साइड है, एक में रिचुअल साइड है, कर्म कांड, यज्ञ कर्म, जिसको हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण मैंने पूरा यज्ञ, इसमें तो शतपथ ब्राह्मण का नाम भी सुने। तो यज्ञ करना, यज्ञ ऋषि मुनि जब करते थे तो वेदी बनाते थे ईंटों से, आग में जला के वेदी, जिससे बलि वेदी होता है उसे अग्नि वेदी बनाते थे, उसे कुंड भी बनाते थे। पहले अग्नि वेदी तक ही रहे, जिसको फायर ऑल्टर्स कहते हैं। अग्नि वेदी जो बनाते थे
तो अग्निवेदी को एक शेप देते थे ठीक है सर। आग डाल के यज्ञ करने के लिए, है ना। कोई भी शेप नहीं देते थे। लोगों को जो नहीं जानते होंगे वो लोगों को लग रहा है कि कोई योगी सन्यासी यज्ञ कर रहा है, ईटा है, आग जल रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखने जाए तो उसका एक पर्टिकुलर शेप है, और वो पर्टिकुलर शेप से अलग भी दूसरे लोग एक दूसरे शेप में यज्ञ कर रहे हैं। तो ये शेप्स कहाँ से आया? कहीं पर लिखा है कि गोल वृत्ताकार शेप बनाए हुए ईंटों से, कहीं पर ट्रायंगुलर बनाया है, कहीं पर स्क्वायर बनाया है, कहीं पर रेक्टेंगुलर बनाया है। ये कहाँ से आया? क्या क्या उन लोगों ने ग्रीस की ओर देखा कि वहां पर जो है ट्रायंगल और ये है, तो उनको ज्योमेट्री सीखने की कोई जरूरत नहीं, उनको तो यज्ञ करना है। तो और गहराई में जाने से पता चला कि जो हमारे यहाँ चित्त है, पहले हमारे यहाँ सिर्फ एक ही शब्द था, चित्त। काश्मीर शैव दर्शन से दो शब्द आ गया, चित्त और चिति। जब चित्त आया शब्द, चित्त के कई स्टेट्स हैं। जैसे चित्त की वृत्तियां होती हैं, जो हम लोग पतंजलि के पढ़ते हैं, जो पतंजलि का नहीं है, पतंजलि ने कमेंट्री की है। आज वो भीड़ कहता है कि पतंजलि का योग सूत्र, योग सूत्र किसी और का है, पतंजलि ने सिर्फ उसको एक जगह लिखा है। तो जो चित्त वृत्ति, हम लोग चित्त शब्द बोलते हैं, चित्त भी कई प्रकार का होता है योगियों का। उसमें नाम है, किसी का नाम है शमशान चित्त, कहीं पर किसी का नाम है द्रोण चित्त, जो द्रोणाचार्य शब्द बाद में बना है। कहीं पर नाम है प्राग चित्त। ऐसे चित्त की अवस्थाओं के नाम है। तो शमशान चित्त के अनुसार उसका शेप वो लोग अग्निवेदी में दे रहे हैं, प्राग चित्त के अनुसार दे रहे हैं। तो ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर वहां से आया। चित्त का जो शेप है वो अब बिंदु रेखा से नहीं आया। हम लोग का ज्योमेट्री बिल्कुल अलग हो गया। वहां से हम लोग का ज्योमेट्री डेवलप हुआ, हम लोग को पाइथागोरियन और यूक्लिडियन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया नहीं गया। तो हम लोग का जो इंडियन ज्योमेट्री है वो ऐसे ऋषि मुनियों के यज्ञ करने से आया, और अग्नि वेदियों को शेप देने से आया। अग्नि वेदियों का शेप उनके चित्त के अनुसार आया। और जो चित्त के योगियों के नाम है, शमशान चित्त, प्राग चित्त, द्रोण चित्त, उसी के अनुसार भरत मुनि ने तीन प्रकार के थिएटर हॉल बनाए, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। द्रोण चित्त, शमशान चित्त, प्राग चित्त। फिर मैंने इसका पूरा शेप और सब चीजें शुल्क सूत्र में जाके निकाला। तो एक ये बहुत एक नई बात आ गई कि हमारा जो ज्योमेट्री है वो इंडियन ज्योमेट्री वो कहीं से लिया हुआ नहीं है। तो ये अवदान हुआ ना। अब आने वाले समय में, आज से 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, ये नई बात लोग जानेंगे, खोज करेंगे, तथ्य, क्योंकि तथ्य आधारित है। तो होता क्या है कि जब हम लोग की निगाह जाती है किसी विषय की तरफ, तब जाती है जब हमारी उसमें रुचि हो। हमें भी पता नहीं होता है कि हमारी रुचि उसमें क्यों है, हमारी उसमें प्रतिभा है भी या नहीं। फिर उसमें अंधेरा दिखता है, फिर उसमें लगता है कि इस अंधेरे को दूर करने की जरूरत है ह्यूमैनिटी के लिए। और तब पता चलता है कि उसकी प्रतिभा भी है, समझने की हमारे अंदर शक्ति भी दी गई है, कोई देता है, यानी कोई कर रहा है इस ह्यूमन फॉर्म के का यूज करके। उसको पूरी सृष्टि को चलाना है, उसमें सब व्यक्ति का कोई एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, कोई कॉस्मिक इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, जिसको वो व्यक्ति या समाज कंट्रीब्यूशन मान रहा है या क्या है। जैसे क्वांटम ऑप्टिक्स में सुदर्शन का कंट्रीब्यूशन हम कह रहे हैं, या न्यूटोनियन फिजिक्स में मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए न्यूटन का कंट्रीब्यूशन, ये हम कह रहे हैं। वैसे ही तंत्र को समझने के लिए तंत्र वेद का ही एक शाखा है, और उसको पढ़ने के बाद हम लोग की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है तांत्रिकों को लेकर के। उसको हम लोग बाइकआउट करते हैं, और हम लोग ज्ञान और तमाम चीजों को हम लोग विस्तार देते हैं। वो तंत्र है, ये जानना हुआ, ये कंट्रीब्यूशन हुआ। फिर हम लोगों ने भरत मुनि का पीरियड जाना। फिर हम लोगों ने ये भी जाना मैथमेटिक्स के जरिए कि इंडियन ज्योमेट्री इंडिया की है, भारतवर्ष की है, वो कहीं से आया नहीं है, जो अब तक नहीं कहा गया। तो अवदान को समझने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि पहली बात, वही व्यक्ति अवदान कर सकता है जिसके पास कोई सेल्फिश मोटिव ना हो कि हम ऐसा करेंगे तो मेरा नाम होगा, मुझे पैसा मिलेगा। मैं फिजिक्स पढ़ूंगा तो मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। तो प्रोफेसर होना और आर्टिस्ट होना, ये सारे चीजों से ऊपर की चीज है सेल्फलेसनेस, जिसमें कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है।
यानी कंट्रीब्यूट करने के लिए सेल्फलेस होना एक शर्त है। दूसरा, ये इस बात की तरफ ध्यान देना, खोजी वृत्ति का होना जरूरी है। और हम क्या ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। और ये तब हो पाता है जब हम माइंड के सजेशन को नहीं मानते हैं। माइंड के सजेशन को जब नहीं मानते हैं तो ब्रेन का पूरा यूज हो पाता है। ब्रेन का जो हम लोग लिमिटेड यूज कर रहे हैं अभी, जैसा कि साइंटिस्ट लोगों ने भी कहा है, ब्रेन साइंटिस्ट ने, कि हम लोग अब तक ब्रेन का थोड़ा सा यूज कर पाए। ब्रेन का पूरा यूज कैसे करें? तो ब्रेन का पूरा यूज कौन नहीं करने दे रहा है? ब्रेन, जिसको कि हमारे यहाँ गीता में कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, आखिर वो विराट रूप कृष्ण के पास ही क्यों है, अर्जुन के पास क्यों नहीं? हम इंडिविजुअल सोल्स के पास क्यों नहीं है? वेदांत हमें कहता तो है कि हम विराट है ना, तो हमको क्यों नहीं दिखता? यानी कोई उस विराट स्वरूप को छोटा करके रखा है, ब्रेन के पूरे इस्तेमाल को नहीं करने दे रहा है। वो क्या है? वो माइंड है, वो ईगो है, वो अहंकार है, वो इंटेलेक्ट है, जिसने विराट मैं को, आई को छोटे मैं में बदल दिया है। और छोटे मैं से हम लोग काम कर रहे हैं सेल्फिश होके, जैसे जो ब्रेन दिया हुआ है हमें उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर। तो छोटे में से बड़े में की यात्रा के लिए ध्यान धारणा की अभी वो जरूरत भी नहीं रही। अब इस तरह के अवदान में उसमें हम लोग ने ये जाना कि अगर ब्रेन के लिमिटेशन की बात को ब्रेन को ही बता दिया जाए तो ब्रेन चौंक जाता है, वो स्टैगरिंग पोजीशन में आ जाता है, उसको शॉक लगता है। उसको लगता है कि हम तो 30,000 साल से यही करते आ रहे हैं, सेल्फिश ढंग से ही काम करना है, और अचानक से हमारे लिमिटेशन को बताया जा रहा है तुम्हारी इतनी लिमिटेशन है, तुम सिर्फ सेल्फिश मोटिव भी सोच सकते हो, है ना। और उसका कारण है माइंड, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। माइंड की बात मान के कार्य करने से ब्रेन का छोटा सा ही हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, और पूरा वेदांत माइंड को लेकर कह रहा है कि माइंड पर हम कैसे काम करें। स्वामी विवेकानंद हो, चाहे जितने भी हमारे यहाँ आश्रम के स्वामी जी लोग हैं या महाराज जी लोग हैं, वो ब्राइट माइंड, गॉर्जस माइंड, यूनिवर्सलाइज्ड माइंड की बात कर, लेकिन हम लोग उसके आगे कुछ और नई बात प्रपोज कर रहे हैं। माइंड ही इल्यूशन, पीसफुल माइंड, क्वाइट माइंड, रेस्ट इन पीस आदि आदि बातों कोई मतलब ही नहीं है। माइंड अपने आप में एक प्रॉब्लम है। नो माइंड की स्थिति भी आ सकती है। नो माइंड की स्थिति में जब हम आते हैं तभी ब्रेन का पूरा फंक्शनिंग, तब उसमें जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस खुद को रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम देखते हैं और साक्षी हो, है ना। तो यानी माइंड कोई भूमिका नहीं है, माइंड को शार्पन करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रेन, सारे लोग समझते हैं 2024 में ब्रेन क्या चीज है, ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है, ब्रेन में हम के बारे में हम लोग क्या क्या ढूंढ चुके हैं। तो ये ब्रेन, ऐसा ब्रेन ही ढूंढ सकता है, ह्यूमैनिटी में अपना अवदान कर सकता है, जिसका अपना कोई सेल्फिश मोटिव ना, जिसको बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। और उसे कुछ नहीं चाहिए का मतलब ये हुआ कि वो, उसके पास चीजें भेजी जा रही हैं अपने आप। ये लो नाट्य शास्त्र, ये है मैथमेटिक्स, ये है शुल्ब सूत्र, ये इंडियन ज्योमेट्री, अपने आप आ रही है, खाली उसके माध्यम से घटित होता चला जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा तैसे हुआ कि एक फिशरमैन की बेटी, उसका काम है कि मछली पकड़ना, मछली को इकट्ठा करना, बेचना, और वो चाहती है कि ये काम मुझे ना करना पड़े। फिशरमैन की बेटी, राजा उधर से गुजर रहा है, अचानक उसकी नजर पहुंच गई उस फिशरमैन की बेटी पर। वो बोला कि तुम अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं शादी कर। अब उस फिशरमैन की बेटी की शादी राजा के साथ हो, तो क्या अब भी वो मछली वाला काम करने जाएगी? अब उसको जरूरत नहीं रही ना, अनफुलफिल्ड डिजायर की दुनिया में रहती थी, अब उसके सारे डिजायर्स फुलफिल्ड है, तो वो रानी है। जब हम ब्रह्म के साथ सिंहासन पे बैठ गए हैं, अब हमें बाकी चीज से क्या चिंता करना कि मुझे ये अवार्ड मिले, मुझे ये मान मिले, मुझे ये प्रोफेसरशिप मिले, मेरी तरक्की हो, मेरा इंक्रीमेंट लगे। तो मैं राजा की साथ रानी हूँ ना, जिसको कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मेरे पति कृष्ण हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। जब पति ही मुझे मिल गया है, अब मैं मछली बेचने क्यों जाऊँ मछली बाजार? तो जब मैं उस स्टेटस में आ गई हूँ,
या आ गया हूँ, जो ब्रह्म के स्टेटस है, तो पूरी तरह से ब्रेन का यूज कर रहा है ना, पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म बिल्कुल। का यूज हो रहा है, और वो कंट्रीब्यूशन, वहां पर सेल्फिश होने की बात ही नहीं रही, क्योंकि माइंड पहले ही छूट गया है, बिल्कुल। वो फिशरमैन छूट गया है। जो माइंड तबाह कर रहा था हमें, मुझे एक बड़े आई को छोटे आई में छोटा कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, अब ब्रेन का थोड़ा सा ही हिस्सा होता था। अब हम ये देखने के बाद ब्रेन को बता दिए कि देखो तुम्हारा प्रॉब्लम यहाँ पर है, तुम माइंड की बात मत मानो, माइंड का सेशन मत करो, और माइंड की परवाह नहीं करते हुए जीना, निर्भय होकर जीना है। जी। जब माइंड के आगोश में हम रहते हैं तो हमारे पास भय होता है, डुअलिटी होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। अब वो सब रहा नहीं, ब्रेन के पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, तो लगातार आविष्कार आविष्कार आविष्कार, अवदान अवदान अवदान। जी। और ये सारांश है वेदांत। वेदांत ये कह रहा है कि जो वेद से ज्ञान मिला है उसका अंत करें। ये समझ में नहीं आता लोगों को कि ये क्या मतलब, क्योंकि जो कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कुछ सीख रहा हूँ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, वेदांत, कुछ भी, वो कहाँ जा रहा है, सब सोख ले रहा है माइंड, माइंड का वो अवयव हो जा रहा है, माइंड जो है स्ट्रेंथन हो जा रहा है, माइंड का ईगो बढ़ जा रहा है कि मैं वेदांत भी जान गया हूँ, मैं मैथमेटिक्स भी जान गया हूँ, और सारा प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है। वो बात माइंड में ट्रांसलेट ना हो, इस माइंड का अंत करें, वेदांत करें, वेद का अंत करें, जो हम जान चुके हैं उसका अंत करें, और शून्य करें। जैसे शून्य करेंगे, जो वेद, वैदिक ऋषियों के पास उसकी छटा आकर रिफ्लेक्ट हुई थी, हमारे ब्रेन में रिफ्लेक्ट करेगी डायरेक्ट। तो वेद के समय से अब तक जो कुछ हो गया है, हम दोहराते आ रहे हैं, वैदिक ऋषियों ने ऐसा कहा है, बुद्ध ने ऐसा कहा है, कबीर ने ऐसा कहा है, रामकृष्ण ने ऐसा कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, वो तो माइंड कह रहा है ना। डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में से तो हम बार बार बच जा रहे हैं ना। तो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करे ब्रेन में, उसके लिए वेदांत बहुत जरूरी है। मैंने वेद का अंत जरूरी है, बल्कि वेदांत का भी जो ज्ञान आ गया उसका अंत भी बहुत जरूरी है। शून्य, एकदम खाली आकाश, क्लीन स्लेट, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट, और लाइट ही जो रिफ्लेक्ट करता है वही अवतार। कहाँ तक क्लियर कर पाया मुझे, जो क्लैरिटी है, मुझे लगता है कि इसीलिए एक शब्द हम यूज करते हैं, प्रिसिशन। प्रेसिशन, तो हाँ। प्रिसिशन इन थॉट, प्रिसिशन इन माइंड, प्रिसिशन इन आइडिया, प्रिसिशन इन कम्युनिकेशन, इन लैंग्वेज, कहाँ तक हो पाया, अब आप बताइए संगीता जी। सर, ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ में आपने बता दिया। अनसेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस एंड अनसेल्फिशनेस मेनली यहाँ पे आना पड़ेगा। क्लैरिटी के साथ में लास्ट में आपने ये बता दिया, ये समझा दिया। तो इस एपिसोड का समय पूरा हो गया है, अभी समय है? थोड़ा बहुत शायद होगा अभी समय, अभी तो होगा। क्योंकि मैं ऑटोबायोग्राफी के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा ऑटोबायोग्राफी। मेरे साथ आता है। अच्छा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब हुआ कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा घटा, हाँ हाँ, मेरी अच्छा। निगाह गई तंत्र की तरफ, तो वहां पर जी एक नई चीज आई, अवदान हुआ। जी जी जी, मेरी अपने निगाह गई अपने भरत जीवन हुई। के, हाँ, आपके हाँ, जीवन के। ऑटोबायोग्राफिकल लैंग्वेज में बात बात करना हो रहा है, जी जी जी। क्योंकि तभी हम स्पष्ट कर सकते हैं कैसे बिल्कुल मैथमेटिक्स बिल्कुल। की तरफ ध्यान गया, कैसे इंडियन हाँ, ज्योमेट्री की तरफ ध्यान गया, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। ड्रामा म्यूजिक की तरफ में भी ध्यान गया। कि हमारे यहाँ ये था कि वस्तु प्रबंध रूपक से ध्रुपद बना है, बाद में हमने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ध्रुपद जो हमारे यहाँ खिलाफत से बना है, खिलाफत का उस उल्लेख नाट्यशास्त्र को कोट करते हुए कालिदास ने किया है, विक्रम उर्वशी। जी। तो एक नई बात आई ना, तो ये एक अवदान हुआ। अवदान। लोग अब उसके आगे सोचेंगे। अब तक यही पढ़ाया जाता था म्यूजिकोलॉजी में कि वस्तु प्रबंध रूपक और फिर ध्रुवपद है, जो हाँ। नहीं है ना। ऐसे ही हाँ, और ख्याल भी जो है खिलाफत से आया है, ख्याल कोई बाहर से नहीं आया, पर्शियन से, अरब कंट्रीज से नहीं आया, जो हम लोग को बताया गया है। ऐसी ताल के बारे में देखा गया कि हमारे यहाँ कहते हैं कि ताल सिस्टम जो हमारे 1000 साल पुराना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें हम नाट्यशास्त्र जब पढ़ने गए, देखा जिन तालों की आज हम बात करते हैं वो सारी चीजें वहां भी है, सिर्फ हम उन शब्दावलियों से परिचित हैं। आज जो हम लोग एक गुण, दोगुन, तिगुन, चौगुन बोलते हैं, वहां पर कुछ और कहा गया है। एक आवर्तन में दोगुन चौगुन जो हम लोग कहते हैं, उसको कुछ और कहा गया है। जब इस बात को क्लियर हुआ, लोगों को हमने बताया, तो लोग उसको आश्चर्यचकित होकर सुने। दिस इज अवदान। तो ऐसे ही इसलिए कंटिन्यू करते रहा जा सकता है,
ड्रामा में इसी ढंग से अवदान की बात हुई मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से, फिल्मों की दुनिया में हुई, संगीत और शास्त्रीय संगीत की दुनिया में हुई, और मैथमेटिक्स की दुनिया में हुई, फिजिक्स की दुनिया में हुई। फिजिक्स की दुनिया में काफी कुछ हुआ। ये जो अंधेरा धीरे धीरे दूर होता है, और हम इसलिए नहीं करते कि हमको इसलिए अवार्ड मिलेगा या लोग हमको जानेंगे या मेरा नाम होगा, मुझे लगता है कि वही कंट्रीब्यूशन। हम लोग जो दो अंकों से बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन शब्द को समझने की कोशिश करें। कंट्रीब्यूशन तब तक, कंट्रीब्यूशन एक सुविधा उस वक्त तो है जब कई लड़के लड़कियां दोस्त लोग मिलके किसी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं, सब लोग कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ये एक सुविधा तो है, लेकिन जिस बड़े अर्थ में, बृहद अर्थ में कंट्रीब्यूशन शब्द का मतलब है, वो इस तरह से ही है जब हम ब्रेन को बड़ा कर पाए, जब वो छोटे आकार में काम नहीं कर रहा होगा, जब वो छोटे मैं के साथ नहीं काम कर रहा होगा, और छोटे मैं से बड़े मैं तक जाने की यात्रा ही वेदांत की समझ है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए ध्यान, तपस्या, धारणा, प्राणायाम की कोई जरूरत बिल्कुल सर। नहीं, बस देखने की जरूरत है। हमको देखना आना चाहिए। जैसे कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं देखता हूँ। क्या देखते हैं? शून्य को देखते हैं। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, ये मेरा काम, मेरा वोकेशनल प्रोफेशन, जब जो कह लीजिए, मुझे मैं देखता हूँ, देखना सीखता हूँ, सुनता हूँ, सुनना सीखता हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं। इंद्रियों को ऐसी रसद देता हूँ जो हमारे भीतर माइंड को अस्थिर न करे, जी। वो स्टिलनेस की तरफ ले जाए, ट्रैंक्विलिटी की तरफ ले जाए। ऐसी चीजें इंद्रियों को देता हूँ। यही है। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा। ये आज के समय का ये बिल्कुल ही आप, खास करके आज के समय का, क्योंकि अभी इतनी गतिशीलता है हर चीज में, और धीरे 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 इस युग, इस समय में इतना सेल्फ सेंटर्ड सभी लोग हो रहे हैं। जेलसी, ग्रीड इतना ज्यादा है कि मन ही नहीं भरता है, जितना भी चीजें आए उससे भी ज्यादा किसी किसी को ने आज के समय में ऐसे आ गया है। बहुत ज्यादा ये कलयुग है। मुझे लगता है कि इसको भी ईगो सेंटर्ड या माइंड सेंटर्ड बोलना चाहिए। सेल्फ तो अपने आप में सेल्फ हाँ सफिशिएंट है, ना, प्योर सेल्फ इज कॉन्शियस। डिफरेंट या सेल्फ इन 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 अकॉर्डिंग टू वेदांता सर, सेल्फ तो अलग है। मैं ये जो चीज है ये तो मैं अलग ही है। पर ये बिल्कुल ईगो सेंट्रिक और सेल्फ मतलब अपना सेंट्रिक ज्यादा हो गया है। तो इस समय में इस प्रकार की कंट्रीब्यूशन का एक्चुअल माने, एक्चुअल जो मीनिंग है, वो सोच करके चलना कि, बल्कि ऐसे भी लोग होते हैं कई कि जिनको अगर किसी की तरफ देख के अगर थोड़ा सा मुस्कुराहट देने की आवश्यकता है, तो उन्हें लगता है कि हम मुस्कुराएं क्यों, फिर अगर मुस्कुरा दें किसी को देख के या किसी वस्तु को, या किसी को हम अप्रिशिएट कर दें, तो उनका मन में हो रहा है वो देख के कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी चीज है, या उनकी बहुत अच्छी कृति है, बहुत अच्छी काम है, इसको वो मन में महसूस कर रहे हैं। पर उस चीज को अप्रिशिएट या बोलना कि वाकई में बहुत अच्छा चीज है, तो उसको बोलने में भी कंजूसी हो जाती है अंदर से। तो दैट इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूशन, लाइक इसमें मन को बड़ा करना भी बहुत आवश्यक है सर, इस प्रकार से। तो माइंड मन ही है, माने मन की जो वो है, उस हिसाब से तो वही एक्चुअली कंट्रीब्यूशन होता है। और मुझे जितना ज्ञान है, मुझे जितना उपलब्धि हुई अब तक सर, कि वट एवर वी गिव वी गेट। तो आगे हो पीछे हो, वो मिलता है जरूर। इसलिए जो अमर हैं आज तक भी, उन्होंने ऐसे अवदान किए कि आज भी अमर ही है, वो अमर ही रहेंगे इस प्रकार से। तो बहुत अच्छा रहा सर आज का ये सेशन, सचमुच वेदांत में ही रहा आज का ये सेशन। वेदांत दर्पण में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन, अवदान, योगदान के बारे में जानकारी ली है। अगले एपिसोड में कुछ और ऐसे ही टॉपिक लेके हम लोग चर्चा करेंगे, सुनेंगे सर से। तब तक आज्ञा दीजिए, हम लोग इस एपिसोड में विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आनंद।
प्रणाम सर, आभार। हाँ।